मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बारोतरा, कक्षा 9वीं, अध्याय 8, गति, भाग 6। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में जब एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग और गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधाजनक के लिए इन तीनों समीकरणों का एक समुच्चय यहाँ पे बता सकते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टू स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये दोनों ही समीकरण में u का अर्थ वस्तु का प्रारंभिक वेग, t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, वहीं v अंतिम वेग है। जहाँ t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को s माना गया। ये समीकरण 8.5 समय वेग तथा समय के संबंध समीकरण से प्राप्त हुआ। वहीं 8.6 समय व स्थिति के बीच का संबंध प्रदर्शित करता है। तो समीकरण 8.7 जो कि वेग व स्थिति के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। 8.5 और 8.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा गया। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों को न्यूटन की गति के समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय, दूरी बराबर प्रारंभिक वेग इंटू समय प्लस 1/2 त्वरण इंटू समय स्क्वायर, 2 इंटू त्वरण इंटू दूरी बराबर अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। यदि वेग समय के बीच संबंध समीकरण यदि हम समीकरण अर्थात ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे तो कोई भी वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ चलती है उसका वेग समय ग्राफ लें, जो 8.6 के समकक्ष बिंदु जहां म्यू का मान हम 0 लेंगे, अर्थात उसका मान प्रारंभिक रेखा से प्राप्त करेंगे। उस स्थिति में जब वस्तु का प्रारंभिक वेग u होगा और ये t समय में बढ़कर v बिंदु पर प्राप्त होगा। इस स्थिति में मान लीजिए जैसे यहाँ पर इसका मान u था और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका वेग v हो गया। यहाँ u था और ऊपर पहुँचते पहुँचते उसका मान v हो गया। इस स्थिति में एक समान दर से a के साथ इसका मान परिवर्तित होता है, अर्थात इसके लिए त्वरण का मान a माना गया। बिंदु B से दोनों ही लंब BC और BE, एक लंब ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरा भी ऊपर से नीचे की तरफ खींचा गया, अर्थात BE खींचे गए। तो प्रारंभिक वेग OA द्वारा अंतिम वेग BC के द्वारा समय अंतराल T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया, जहाँ BD बराबर BC माइनस CD से प्राप्त किया गया। वहीं समय अंतराल T में वेग में परिवर्तन को ग्राफ को प्रदर्शित करता है, जहाँ OC के समांतर AD एक रेखा है। इसे हम चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वहीं उसका अंतिम वेग v है। जब वस्तु किसी एक समान वेग से गतिशील होती है तो समान वेग से उसके द्वारा तय की गई दूरी इस आयत यानी s बराबर u इंटू टी द्वारा ज्ञात की जाएगी। वहीं जब ऊपरी भाग त्वरण के द्वारा यह तो एक निश्चित समय में तय की गई दूरी और वहीं समय अंतराल के कारण जो परिवर्तन आएगा ये एक त्रिभुजाकार होने के कारण इसका फॉर्मूला 1/2 आधार जब ये समय t होगा तो ऊपर वाला समय भी t लिया जाएगा, यानी इंटू t। वहीं दूरी का मान यहाँ पर v है, लेकिन इस स्थिति पर उसका मान u था, तो इन दोनों के बीच की स्थिति का मान v माइनस यू, यानी v में से u घटा जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला v माइनस यू से बनेगा। लेकिन हमने समीकरण में पढ़ा था कि v माइनस यू बराबर AT होता है, तो इसलिए यहाँ पर v माइनस यू का मान AT रखा जाएगा। और जब v माइनस यू का मान AT रखा जाएगा यहाँ AT रखा जाएगा, तो इस स्थिति में जब v माइनस यू क्या दिखेगा AT, तो v माइनस यू AT होगा।
तो दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जैसे गति के समीकरणों को प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ BC प्लस DC बराबर BD प्लस OA, जहाँ BC यानी प्रारंभिक वेग v है, OA यानी अंतिम वेग v है और OA यानी प्रारंभिक वेग u है। इन दोनों को रखने पर प्राप्त होता है कि v बराबर BD प्लस u, अर्थात जो v का मान है वो BD प्लस u होगा। यहाँ ये जो BD है और इसके साथ u को जोड़ने पर इसका मान प्राप्त होगा। वहीं BD का मान v माइनस u से प्राप्त हुआ। वेग समय ग्राफ के अनुसार वस्तु के त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर से देखा जाता है। तो जहाँ BD बराबर a बटा d है, वहीं BD बटा O से भी लिखा जा सकता है। BD का मान वेग में परिवर्तन अर्थात v माइनस u से प्रदर्शित किया जाता है, तो वहीं OC बराबर t है। तो त्वरण का फॉर्मूला बन गया v माइनस u बटा t, जहाँ t का पक्षांतरण करने पर बना AT और सामने रह गया v माइनस u, अर्थात u का फिर पुनः पक्षांतरण किया गया तो v बराबर u प्लस AT, ये समीकरण प्राप्त हुआ, जिसे न्यूटन की गति का पहला समीकरण भी कहा जाता है। उसी प्रकार समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण के अनुसार हम यदि दूसरे गति के समीकरण को ज्ञात करने का प्रयास करें तो वस्तु ने एक समान त्वरण a से t समय में दूरी तय की। इसी ग्राफ में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को AB से नीचे से प्राप्त करें तो OABC द्वारा कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। OABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा, जहाँ आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल एक साथ दिया जाएगा। अर्थात यहाँ देख सकते हैं कि पहले तो इस आयत का और फिर उसके साथ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई को मान लिया मैंने OC और चौड़ाई को मान लिया गया OA, लेकिन जहाँ मैं भुजा आयत की लंबाई को आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा OA इंटू OC, यानी पहले चौड़ाई इंटू लंबाई। इससे क्रम नियमितता गुण से इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुसार 1/2 आधार, तो जो मान OC का होगा वही मान AD का भी होगा, अर्थात ये दोनों ही मान एक समान रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे फिर समय के लिए t का प्रयोग किया जा सकता है। तो वहीं BD इन दोनों के बीच अर्थात अंतिम वेग व प्रारंभिक वेग के बीच का अंतर होता है, अर्थात v माइनस u। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना S बराबर u इंटू t प्लस 1/2 इंटू t इंटू v माइनस u। तो इस S बराबर ut प्लस 1/2 इंटू t, वहाँ AT का मान v माइनस u के बराबर होता है, इसलिए v माइनस u के स्थान पर AT का प्रयोग किया गया और फिर पुनः इसे ut बराबर 1/2 AT स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात यहाँ पर BD का मान, तो BD का मान कैसे आया, तो BD का मान पहले तो यहाँ से आया कि अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, फिर हमने कहा कि v माइनस u, तो हमारी पहली सर्व समीकरण के अनुसार v माइनस u का मान AT के बराबर होता है, इसलिए हमने BD का मान AT लिखा। BD का मान AT प्राप्त हुआ। वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी को S ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित भी किया गया। तो यहाँ पर हमने इसे दो भागों में बांटा था, तो इन दोनों भागों को समझने का प्रयास हमने करेंगे। तो पहला तो होगा त्रिभुज। तो त्रिभुज की फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो इसकी चौड़ाई दोनों ही एक समान होगी, तो इसलिए ये दोनों ही समान मान प्रदर्शित करेंगे। और इसी प्रकार इन दोनों में ये मान भी तो आपस में बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने अपने फॉर्मूले से ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया कि s बराबर यानी दूरी बराबर, इसके लिए तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसके लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस फॉर्मूले से ही गति का समीकरण निर्मित किया गया है। फिर अगले नियम के अनुसार S यानी समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूले में OA प्लस BC अर्थात एक समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या कहता है कि समांतर भुजाएं जो होती है उनके बीच की, जैसे ये एक ग्राफ के रूप में यदि हम देखें वापिस, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का था जहाँ एक समलंब चतुर्भुज पेश हो रहा है। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं, जैसे ये भुजा U है और ये भुजा V है, तो समांतर भुजाओं का योग यानी U प्लस V, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी ये प्रदर्शित होगी अर्थात T। तो U प्लस V इंटू T/2 अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो 1/2 आ गया वहाँ से, फिर समांतर भुजाओं के योग से आ गया U प्लस V और इंटू जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर दोनों का ही फॉर्मूला आ गया। तो T के स्थान पर हम वापस लिख सकते हैं V माइनस U, और फिर हमने गणित के एक सरल समीकरण के अनुसार a माइनस बी और a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, अर्थात या बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 2a का पक्षांतरण किया तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इस प्रकार गति के समीकरण का निर्माण होता है। एक समान वृत्तीय गति, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि हम वस्तु को त्वरित हो रही है। तो वेग में ये परिवर्तन वेग के परिणाम या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक उदाहरण के अनुसार जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिणाम को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदल देती है। किसी बंद पथ यानी बंद रास्ते पर एक ही वस्तु की गति का उदाहरण लें तो उसमें सबसे अच्छा उदाहरण एक एथलीट यानी धावक जो किसी निर्देश आयतानुसार या आयताकार पथ पर एक निश्चित दिशा में और एक स्पीड से दौड़ता है, तो उस स्थिति में वह कुल मिलाकर सीधे भागों से ए बी यानी ए से बी, फिर बी से सी से डी और डी से पुनः ए एक समान चाल से दौड़ता है और अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल भी बदलता है। इस प्रकार एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ती होगी, ये स्पष्ट होता है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के लिए दौरान उसे 4 बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना पड़ता है। उसी प्रकार षटकोणीय पथ पर उसे 6 बार, अष्टकोणीय पथ पर उसे 8 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करना होगा। लेकिन यदि हम इसका मान एक नियत पथ से बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसे वृत्ताकार धावक के रूप में हर सेकंड अपने स्पीड और अपने वेग को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अर्थात एक एथलीट जब आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ पर दौड़ता है तो उसे एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। वहीं षटभुजाकार के स्थान पर हम अष्टभुजाकार करेंगे तो उसे 8 बार अपनी भुजाएं अर्थात अपनी स्पीड को बदलना होगा। तो इस प्रकार हम यदि अनिश्चित रूप से उसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा प्राप्त होगा कि उसे हर सेकंड प्रति सेकंड अपने वेग को बढ़ाना होगा और इस प्रकार हम पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के रूप में हो जाएगी, अर्थात एक बहुत ही छोटा बिंदु रूप जिन छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर लगभग पथ का आकार एक वृत्त के समान हो जाएगा।
इस प्रकार एक एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम वाले वेग के साथ दौड़ता है और उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण ही होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का सबसे अच्छा उदाहरण है। हम जानते हैं कि एक त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि सदैव 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लगाता है तो उसका वेग बराबर 2πr/t, अर्थात दूरी का मात्रक हो गया, परिधि का मात्रक हो गया 2πr/ समय। इस प्रकार जब वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसे आप एक धागे के टुकड़े से भी समझ सकते हैं कि जब आप एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांधकर एक निश्चित चाल से आप उसे घुमाते हैं तो पत्थर नियत परिणाम से वेग के वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता रहता है। अब पत्थर सहित धागे को जब आप छोड़ देंगे तो वो धागा छोड़ने के बाद पत्थर किसी निश्चित दिशा में एक ही गति से आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, लड़का जब एक ही दिशा से उसे एक नियत वेग से घुमाएगा तो उसके चारों ओर चक्र लगाता है, लेकिन जैसे ही उसने जिस क्षण उसे छोड़ दिया तो वो उसी दिशा में आगे गति करता हुआ 90 डिग्री के अंशक आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा की सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उसे छोड़ा गया। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती है। उसी प्रकार जब एथलीट भी एक खेल प्रतियोगिता में एक चक्र अर्थात एक गोले को फेंकता है तो उसे भी अपने हाथ में पकड़ता है तो अपने शरीर को घुमाकर वृत्तीय गति प्रदान करता है। उस समय उसे इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करेगा जिस दिशा के उस बिंदु पर उसने उसे पथ पर गति करने के लिए छोड़ा है। यह ठीक उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार आपने क्रियाकलाप के अंदर पत्थर को एक स्थान पर छोड़ा। एक समान वृत्तीय गति के और भी कई उदाहरण हैं जिनमें चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करते हुए उपग्रह, चंद्रमा की गति, वहीं वृत्तीय पथ पर नियत चाल से करता हुआ एक मोटरसाइकिल सवार आदि। आज के कुछ प्रश्न उत्तर में आप करेंगे। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है तो उसके द्वारा प्राप्त की गई चाल व तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यदि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो ब्रेक लगाए जाने पर यदि -0.5 मीटर प्रति सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है तो रेलगाड़ी को विरामावस्था में आने में कितना समय लगा। एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है तो गति प्रारंभ करने के समय 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। धन्यवाद। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, मैं जितेंद्र गहलोत।